नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो साथियों? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की पहली क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस क्लास का आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, ये मुझे उम्मीद है आप सभी से। और ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो, यानी आपने टारगेट पहले से ही फिक्स कर रखा हो कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। अब दोस्तों, आप क्या करेंगे, भारतीय संविधान में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, वो तो दोस्तों इससे पहले का जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में आप देख लिया होगा। आशा मैं करता हूं आप सबसे। और अगर किसी कारणवश आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख लीजिए। अब दोस्तों, आपको मैं बताता हूं कि संविधान पढ़ने से सबसे पहले तो आप किसी भी देश का संविधान पढ़ लीजिए। संविधान पढ़ने से उस देश में सरकार किस प्रकार से कार्य करती है, सरकार और जनता के बीच में, या सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध कैसे हैं, इन सब का पता आपको संविधान पढ़ने से लग जाता है। और संविधान पढ़ने के साथ ही आपको वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसका भी पता चल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान यानी दोस्तों इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो महत्वपूर्ण सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसका आज पहला क्लास होगा दोस्तों ये। और पहली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। अब दोस्तों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जाते हैं वो कवर करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप जब भी वीडियो देखते हैं तो उसके लिए आपके पास में एक नोटबुक होनी चाहिए। और उस नोटबुक में दोस्तों आपको क्या करना है, ये सब जो टॉपिक मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बोर्ड में मैं नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि जगह कम रहती है। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखते जाना है। जैसे जैसे मैं इन टॉपिक के बारे में आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं उसको आप नोटबुक में नोट अवश्य कर लीजिए। अब दोस्तों, एक बात तो ये रही संविधान के बारे में। अब दोस्तों, संविधान से संबंधित क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, नंबर एक चीज। और वर्तमान समय में जो एग्जाम हो रहे हैं उनसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं वो भी दोस्तों, जब ये वीडियो क्लासें कंप्लीट हो जाएगी उस समय आप भारतीय संविधान से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो। अब दोस्तों, एक कमेंट आया था जिसमें एक विद्यार्थी ने पूछा था कि हम ये जो इंडियन पॉलिटी के लिए आप जो पढ़ा रहे हो इसके साथ साथ हमें और कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो वैसे तो दोस्तों मैंने बुक से संबंधित वीडियो बना रखा है, उसका सहारा आप ले सकते हैं। उसमें एनसीईआरटी बुक वगैरह सब के बारे में और एडवांस बुक इंडियन पॉलिटी के उनके बारे में भी मैंने बताया है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपकी संतुष्टि के लिए मैं कुछ बुक्स के बारे में बता देता हूँ। आप दोस्तों, सबसे पहले तो ये वीडियो क्लास देखने के बाद में जो आप नोट्स बनाएंगे अपने हाथ से, वही आपके लिए सबसे अच्छी और आत्मसात वाली बुक होगी। और उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 की बुक पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको पढ़ना है डीडी बसु को, क्योंकि दोस्तों ये जो डीडी बसु है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। ये डीडी बसु जो बुक है दोस्तों, इसको आप रेफर कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही आप डीडी बसु और एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे और ये जो मैं पढ़ाऊंगा इन सब को अगर एक बार अच्छे से रिवीजन करके चले गए तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, चाहे वो आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। और हो सकता है दोस्तों, जिस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं उनमें क्वेश्चन पूछने की जो प्रकृति है वो अलग हो सकती है, लेकिन दोस्तों इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका गलत नहीं होगा। अब दोस्तों, सबसे पहले तो संविधान क्या होता है दोस्तों, एक प्रमाणिक दस्तावेज होता है उस राष्ट्र का
हम जिस भी राष्ट्र का संविधान पढ़ते हैं तो दोस्तों उस राष्ट्र की जो सरकार किस प्रकार का कार्य करती है, किस प्रकार की नीतियां बनाती है, वो सब दोस्तों संविधान के आधार पर हमें पता लग जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों आपका लिखित संविधान, और दूसरा कौन सा होगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा आपका अलिखित संविधान। अब दोस्तों लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर क्या है। इस संविधान को बनाने के लिए जरूरत होती है किसकी, संविधान सभा की। यानी दोस्तों संविधान सभा के द्वारा क्या किया जाता है, संविधान तैयार किया जाता है। तो ये दोस्तों इसमें संविधान सभा की आपको जरूरत पड़ेगी लिखित संविधान में, और अलिखित संविधान में दोस्तों आपको संविधान सभा की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी, नंबर एक चीज। दूसरी बात दोस्तों, अलिखित संविधान भी दोस्तों संविधान ही कहलाता है, लेकिन अलिखित का मतलब है दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्र है जिनका अलिखित संविधान है, जैसे इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, इनका संविधान इनका भी है, संविधान इनके जो स्टूडेंट है वो भी पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ये संविधान सिर्फ एक ही बुक में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उनका अलग अलग बुक में अलग अलग नियम बनाए गए हैं, और उन्हीं नियम को आधार बनाकर वहाँ की सरकार है वो शासन चलाती है। और भारत में दोस्तों क्या है, लिखित संविधान है। अब दोस्तों लिखित संविधान होगा किसी भी देश का तो कोई ऐसी दिनांक होगी जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ होगा, और कोई ऐसी दिनांक होगी जिस दिन ये संविधान क्या होगा, लागू होगा। अब दोस्तों ये दिनांकों से संबंधित भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। साथ ही दोस्तों संविधान जो लिखित होगा उसका आकार आपको पता है, लिखित है तो निश्चित है, निश्चित है तो दोस्तों उसमें क्या होगा, आपके अनुच्छेद होंगे, अनुच्छेद। अब दोस्तों कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कभी कभी अनुसूची के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी दोस्तों अनुच्छेद के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर अनुच्छेद में हम सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको तो कवर करेंगे, साथ ही दोस्तों जिस जिस अनुच्छेद में जो जो परिवर्तन हुआ है संविधान संशोधन के माध्यम से वो हम क्या देखेंगे दोस्तों अंत में। जैसे ही वीडियो सीरीज कंप्लीट होगी उस समय आपको क्या किया जाएगा, एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए, जिसमें अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों में जो परिवर्तन हुआ है संविधान संशोधन के द्वारा उसको कवर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों जो भी अनुच्छेद, जो भी भाग पढ़ेंगे, जो अनुसूची पढ़ेंगे, जो किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अंग्रेजों का क्या योगदान रहा। अब दोस्तों आप सबसे पहले देखेंगे तो अंग्रेज भारत में आते हैं कब दोस्तों, ये आते हैं आपके, इनका आगमन होता है 1600 ईस्वी में। अब दोस्तों 1600 ईस्वी में क्या होता है, कुछ अंग्रेज इकट्ठे होकर महारानी एलिजाबेथ के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई हम एक कंपनी बना रहे हैं जिस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हम क्या करेंगे, भारत में व्यापार करने के लिए जाएंगे। अब दोस्तों भारत में व्यापार करने के लिए जब ये आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, एलिजाबेथ जो प्रथम थी उन्होंने जो व्यापारी थे उनको अधिकार दे दिया कि ठीक है आपको एकाधिकार दिया जाता है और आप जाइए भारत में आराम से व्यापार कीजिए। अब दोस्तों आपको पता है कि लालच बुरी बलाई, तो जैसे जैसे क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेज जब भारत में व्यापार कर रहे थे उन समय इनके मन में क्या हुआ, धीरे धीरे लालच आने लगा, भारतीयों का शोषण करने लगे। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब अंग्रेजों को पता चला, यानी इस महारानी एलिजाबेथ को पता चला
कि ये जो कंपनी भेजी है हमने, जिसको एकाधिकार देकर भारत में भेज दिया है, ये वहाँ पर कुछ अपनी मन मर्जी कर रही है। और यहाँ से जो जा रहे थे दोस्तों, कुछ जलन ऐसी भी हो गई वहाँ पे ब्रिटेन वालों को कि यहाँ से जो कंपनी के लोग जा रहे थे वहाँ पर, तो यहाँ से इतना धन उनके पास में उपहार के रूप में, कुछ रिश्वत के रूप में और कुछ मेहनत से, ऐसे करके दोस्तों जब वो वहाँ पर जाते थे तो यहाँ मान लीजिए 1 साल के लिए, जैसे दोस्तों मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ कि एक कोई भी व्यक्ति नॉर्मल जो भारत के अंदर सर्विस करता है, तो वो पूरी सर्विस अगर जिसकी सैलरी लगभग दोस्तों अगर 50,000 के समथिंग मंथली है, तो वो अपना घर आराम से चला सकता है। बाकी उसके पास में बचता कुछ नहीं है, अपना घर चला लेता है और अपने बच्चों का एजुकेशन लगभग मिडिल क्लास तक पढ़ा सकता है वो आराम से। ज़्यादा स्टैंडर्ड के जो एजुकेशन है उनमें जाने के लिए तो ये पैसा भी कम पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये तो स्थिति रही, ये सर्विस करते हैं जो 20 से 25 साल उनकी है। और उसके साथ साथ दोस्तों आपने देखा होगा एक विधायक बनने पर वो क्या करेगा, सिर्फ 5 साल रहेगा और 5 साल में इतना कुछ कर जाता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी आराम से इस तरह की मतलब समस्या का सामना नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपने देखा कि ये इस तरह की स्थिति वर्तमान समय में भारत में है। लेकिन उस समय क्या हुआ था दोस्तों, ये जो कंपनी के कुछ कर्मचारी यहाँ पर आते थे या फिर कंपनी के जो मालिक थे यहाँ से इतना धन लेकर जाते थे कि अंग्रेज दूसरे जो थे वो इनको देख के जलते थे, हैरान हो जाते थे कि यार ये भारत में ऐसा क्या है कि ये जाते हैं कुछ समय के लिए, 2-4 महीने के लिए, और यहाँ पर ऐसो आराम करते हैं, इतना धन इनके पास में कहाँ से आता है। तब दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने एक गुप्त संस्था बनाई और उनको बोला कि ठीक है आप पता कीजिए कि ये जो अंग्रेज है भारत में क्या कर रहे हैं, या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक बनकर गए हैं वो भारत में किस प्रकार से अपना व्यापार स्थापित किए हुए हैं। तो इस तरह का पता लगाने के लिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दोस्तों एक गुप्त समिति बनाई और उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट इन्होंने लाया। अब दोस्तों जब संविधान के विकास में हम देखेंगे तो 1773 का क्यों महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि दोस्तों इसी एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई और बंगाल के गवर्नर की भी व्यवस्था की गई। यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी नींव कौन से एक्ट से पड़ी, वो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट से पड़ी। अब दोस्तों आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, ये आया था दोस्तों 1773 ईस्वी में। और अंग्रेज कब आए थे दोस्तों, अंग्रेज आए थे आपके यहाँ पर 1600 ईस्वी में। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने समय तक कंपनी ने भारत में व्यापार किया और व्यापार के साथ साथ उसने अपना शासन धीरे धीरे यहाँ पर स्थापित करना प्रारंभ किया। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं। और 1600 के बाद में 1773 में पहली बार एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, एक तो दोस्तों ये जो रिश्वत ले रहे थे उस रिश्वत पर और निजी व्यापार जो था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए कि निजी व्यापार पर प्रतिबंध किस एक्ट के माध्यम से लगाया गया, वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर तो ये बात हो गई रिश्वत से संबंधित और एक निजी व्यापार से संबंधित, इन दोनों पर यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई इस एक्ट में। अब दोस्तों उस समय का ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर हम बोल रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं था, क्योंकि दोस्तों ये एक सामान्य कोर्ट था।
अब कहने को बुक में सुप्रीम कोर्ट ही आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों सुप्रीम का मतलब है जिस कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया उस निर्णय को कोई बदल न सके, या फिर न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च जो संस्था है उसे सुप्रीम कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये उस समय की सुप्रीम संस्था नहीं थी, क्योंकि उस समय इसके विरुद्ध भी अपील करने के लिए ब्रिटेन में एक न्यायालय था, तो इसलिए दोस्तों नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि उससे ऊपर उसने जो भी निर्णय दिया है उस निर्णय को मानने के लिए हम बाध्यकारी हैं और हमें मानना ही चाहिए। और अब दोस्तों उस समय क्या हुआ, ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था इसके माध्यम से क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब दोस्तों इसकी यहाँ पर व्यवस्था तो कर दी कि 1773 में यहाँ पर बनेगा, लेकिन ये 1773 में न बनकर दोस्तों 1774 के अंदर क्या है, कलकत्ता में बनाया जाता है। अब दोस्तों कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कहाँ पर बना था, तो ये बना था दोस्तों आपका कलकत्ता में। तो ये है दोस्तों आपका कलकत्ता में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट में उस समय जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम भी दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। तो उनका नाम था दोस्तों सर एलिजा इम्पे। आप इसका नाम भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हो कि भारत का जो प्रथम सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता के अंदर, उस समय जो प्रथम न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। तो उसके बाद में दोस्तों अब हम देखेंगे यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल। इससे पहले दोस्तों बंगाल में क्या होता था, सिर्फ गवर्नर होता था, लेकिन दोस्तों ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इससे बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम बदलकर उसका पद बदल दिया गया, और उसका नाम क्या कर दिया गया दोस्तों, सिर्फ पहले तो यहाँ तक था बंगाल का गवर्नर, लेकिन उसके बाद में उसके आगे जनरल की उपाधि लगा दी गई। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। अगर इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो ये है दोस्तों आपके वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप नोट कर लीजिए, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था प्रथम, वो उसका नाम क्या था, वारेन हेस्टिंग्स था। तो उसके बाद में दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, क्योंकि दोस्तों इसी एक्ट में गवर्नर जो पहले बंगाल का सिर्फ गवर्नर हुआ करता था उसी के पद को बदलकर गवर्नर जनरल बना दिया गया, और पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों उसके बाद में हम देखते हैं 1773 के बाद में, यानी 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें जो जो कमियां रह गई उन कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब दोस्तों ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो भारत में कब आता है और इसका क्या महत्व है वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये आता है दोस्तों आपका 1774 के बाद में आता है दोस्तों ये 1784 में। अब 1784 के अंदर आता है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट। अब दोस्तों इसी पिट्स इंडिया एक्ट को एक और नाम से जानते हैं, जो नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट को जानते हैं या फिर किस एक्ट का नाम है, तो ये होगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट का। अब दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित अगर और भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपको पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। जो भी करंट अफेयर में जो मुद्दे चल रहे हैं उनको भी उसमें ऐड किया जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पर 1786 का अधिनियम। अब दोस्तों 1786 का जो अधिनियम है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा जाता है
वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले 1786 का अधिनियम। अब दोस्तों 1786 का जो अधिनियम था उसमें जो गवर्नर जनरल जो था यहाँ पर, इसको क्या है, सेनापति की शक्तियां दे दी गई। अब दोस्तों अगर पूछा जाए कि गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी, तो ये था 1786 का अधिनियम। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 1793 का अधिनियम। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ये जो चार्टर एक्ट है 1793 और 1813 का, इससे संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें दोस्तों जो 93 का है ये तो कोई उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्रमवार बताइए सबसे पहले कौन सा अधिनियम आया था, सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था। तो उनको जब व्यवस्थित रूप से हम रखते हैं तो क्रमवार रखने में दोस्तों ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है। अब दोस्तों उसके बाद में 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 1813 का जो एक्ट है इसके माध्यम से एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। नंबर एक चीज दोस्तों, यहाँ पर कंपनी का जो एकाधिकार था उस एकाधिकार को 1813 में क्या कर दिया जाता है दोस्तों, समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता है। यहाँ पर कुछ जो प्रतिबंध है वो कंपनी पर लगा दिए जाते हैं। तो ये दोस्तों कंपनी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है कि कंपनी पर एकाधिकार है वो पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रतिबंध उस पर लगा दिया गया। और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में जो ईसाई मशीनरियाँ हैं दोस्तों, वो मशीनरियाँ भारत में आने लगी। तो यहाँ पर क्या है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर इसी एक्ट के माध्यम से उनको यहाँ पर एक अधिकार मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे भारतीय शिक्षा में भी 1813 का जो चार्टर एक्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और यहाँ पर भारतीय शिक्षा के लिए दोस्तों 1,00,000 रुपए अनुदान देने की व्यवस्था की गई। तो ये है दोस्तों शिक्षा से संबंधित। अब दोस्तों 1813 से संबंधित अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर एक चीज दोस्तों, कंपनी का एकाधिकार जो है उस पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया, वो किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया। तब दोस्तों ये रहेगा आपका एक्ट है 1813 का। और साथ ही दोस्तों ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो भारत में आना चाहते हैं उनको भी यहाँ पर क्या है, अनुमति दे दी जाती है। और शिक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहा, क्योंकि यहाँ पर 1,00,000 रुपए शिक्षा की जो व्यवस्था है, शिक्षा की जो पद्धति है उस पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था। अब दोस्तों उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो दास प्रथा है इसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ये तो रहा दोस्तों दास प्रथा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और चाय और चीन के साथ में जो व्यापार कंपनी का यहाँ पर बचा हुआ था, यानी कंपनी का 1813 का जो अधिनियम था उसमें कुछ एकाधिकार दे रखा था और कुछ समाप्त कर दिया था। लेकिन दोस्तों 1833 आते आते क्या किया जाता है, कंपनी का समाप्त कर दिया जाता है बिल्कुल भी व्यापार, किन के साथ में, चाय और चीन के साथ में भी। और उसके बाद में दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल। अब दोस्तों इससे पहले आपने यहाँ पर देखा था, ये था बंगाल का गवर्नर जनरल। पहले तो दोस्तों आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया, किसका, बंगाल का। और पहला कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। और अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये बंगाल का जो नाम है इसके आगे दोस्तों उसका नाम क्या पड़ गया,
भारत का गवर्नर जनरल। अब दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब दोस्तों इससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये था दोस्तों आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये दोस्तों आप क्वेश्चन इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 1853 का जो चार्टर अधिनियम है। अब दोस्तों जितने भी चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम जो आए थे, उन अधिनियमों की अगर श्रृंखला में देखा जाए या चार्टर एक्ट में देखा जाए तो ये अंतिम अधिनियम था, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 1853 के बाद में एक महत्वपूर्ण क्रांति होती है जिसका नाम है दोस्तों 1857 की क्रांति। और ये काफी महत्वपूर्ण क्रांति थी दोस्तों, और वीर सावरकर ने इस क्रांति को भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा था। यानी दोस्तों इससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, चार्टर अधिनियम, और इससे पहले के भी दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर इसमें क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट है, और ये है दोस्तों आपका पिट्स इंडिया एक्ट, और ये चार्टर एक्ट। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको भारत से संबंधित कोई भी नाम देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्रांति के बाद में ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने सोचा कि अब इस भारत में हम आराम से सत्ता या फिर शासन स्थापित नहीं कर सकते, या जो बना रखा है उसको नहीं चला सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भारतीयों का साथ। अब दोस्तों भारतीयों का साथ कैसे मिलेगा इनको, तो उन्होंने क्या किया, भारतीयों को कुछ लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया, यानी उनको कुछ ऐसा लोभ लालच देना प्रारंभ कर दिया ताकि जो भारतीय हैं वो क्या है, अंग्रेजों के जैसे अंग्रेज कहते हैं, जैसा अंग्रेज नीति बनाते हैं, जैसा अंग्रेज रूल बनाते हैं उसके अनुसार चलने वाले हो। उसके लिए उन्होंने क्या किया, भारतीयों के लिए कुछ कुछ क्या किया, वेलफेयर देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या किया जाता है, सबसे पहले तो ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, इस क्रांति के बाद में जो अधिनियम आया था उस अधिनियम का नाम क्या था, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, भारत का नाम जोड़ दिया जाता है यहाँ पर। तो भारतीयों को थोड़ा ठीक लगा कि हाँ ठीक है, भारत का नाम तो लगा रहे हैं, तो यहाँ पर भारत शासन अधिनियम के नाम से कहलाया। कौन सा, क्रांति के बाद का जो अधिनियम आया था। इस अधिनियम में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। कौन से बदलाव किए गए, इससे पहले का 1833 में यहाँ पर क्या बनाया दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब दोस्तों इस 58 का जो था, इसमें गवर्नर जनरल को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, वाइस राय बनाया जाता है। अब दोस्तों ये जो वाइस राय बनने वाले पहले कौन थे, तो ये थे दोस्तों आपके लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इससे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों है। और उसके बाद में दोस्तों ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों भाग कौन सा है जिसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे इसके बाद में एक आता है आपका भारतीय परिषद अधिनियम। ये कब आता है दोस्तों, ये 58 के बाद में आएगा। और 58 के बाद में आएगा तो दोस्तों कब आएगा, ये आएगा 1861 में। अब दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो भारत परिषद अधिनियम कब आया था, 1861 में, और इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ये जो 61 का था, 58 में तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन कर दिया, लेकिन 61 में क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर ये जो लॉर्ड कैनिंग था, इस लॉर्ड कैनिंग को जो भारत का वायसराय था मनोनीत करने की शक्ति दी गई।
अब दोस्तों ये मनोनीत करने की जो शक्ति दी गई है, तो इसने क्या किया, जैसे मैंने दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही बोला था कि लॉलीपॉप देने वाली बात या फिर कुछ लोभ लालच देने वाली बात, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो लॉर्ड कैनिंग था, इसने क्या किया, भारतीयों को कुछ लोभ लालच दिया ताकि वो हमारे पक्ष में रहे। तो यहाँ पर दोस्तों इसने क्या किया, 3 जो महत्वपूर्ण राजा थे। अब 3 राजा कौन कौन से थे दोस्तों, एक तो थे आपके बनारस के राजा, एक पटियाला के महाराजा और एक सर दिनकर राव। इन तीनों को क्या कर दिया जाता है, मनोनीत किया जाता है। किस अधिनियम के द्वारा, 1800 एक्ट का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। अब दोस्तों वर्तमान समय में देखेंगे, अब दोस्तों अंग्रेजों से हमने संविधान में, मैंने बोला था ना, बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ सीखा है। तो जो मनोनीत करने की शक्ति वर्तमान समय में राष्ट्रपति के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं, एक तो आपका लोकसभा और एक है आपका दोस्तों राज्यसभा। अब दोस्तों इस लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में कितने करते हैं। अब दोस्तों आपने देखा कि लोकसभा के अंदर 2 सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा के अंदर दोस्तों 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है मनोनीत करने की, वो शक्ति भारतीय संविधान में सबसे पहले 1861 का भारत शासन अधिनियम था, उस समय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, इनको मनोनीत करने की शक्ति दी गई। और इन्होंने क्या किया, 3 जो महत्वपूर्ण राजा थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इनको क्या किया, मनोनीत किया। तो इससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति वर्तमान समय में राष्ट्रपति के पास है। आपको पता है कौन से अनुच्छेद में है वर्तमान समय में, तो अध्यादेश की दोस्तों आप यहाँ पर याद रख सकते हो, अनुच्छेद बहुत ही आसान अनुच्छेद है दोस्तों, 1, 2, 3, यानी अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वर्तमान समय में। लेकिन दोस्तों उस समय क्या है, लॉर्ड कैनिंग को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। और वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो का इस्तेमाल जो करते हैं, या फिर जो जेबी वीटो जिसे कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हो चुका है, या फिर वीटो शक्तियां कितने प्रकार की है वो भी दोस्तों हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, इसी 1861 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा मनोनीत करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और वीटो का पावर यहाँ पर दिया गया। यानी वर्तमान समय में जो वीटो शक्ति है वो भी दोस्तों इसी एक्ट, इसी अधिनियम के द्वारा दी गई थी। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, वीटो शक्ति के बाद में एक और आता है आपका भारत परिषद अधिनियम। ये कब आता है दोस्तों, ये आता है आपका 1892 में। अब दोस्तों 1861 के बाद में 1892 में ये भारत परिषद अधिनियम है, काफी महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार। अब दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार कौन सा अधिनियम है, कब आया था, अगर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मार्ले मिंटो है दोस्तों। इसी को 1909 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। और ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। किन के लिए दोस्तों, मुसलमानों के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई थी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था 1909 का, इसके माध्यम से। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ये क्या है दोस्तों, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है।
इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसका पहला नाम है 1919 का भारत शासन अधिनियम। काफी महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। तब दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ये दोस्तों इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसी 19 के बाद में क्या होता है? महात्मा गांधी। अब दोस्तों जो महात्मा गांधी जी है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बोला कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ 1919 आते आते संविधान की मांग होने लग गई, यानी भारतीयों को ऐसा लगने लगा कि अब हमारा संविधान होना चाहिए, या फिर जो संविधान बनेगा उस संविधान को भारतीय ही बनाएंगे। ऐसा कहा था किसने? महात्मा गांधी ने कहा था पहली बार। तो ये कहा था दोस्तों आपका 1922 में। यानी दोस्तों 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। लिखित संविधान और अलिखित संविधान दो प्रकार के होते हैं। तो लिखित संविधान जो होगा उसकी एक संविधान सभा होगी। तो ये संविधान सभा से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी हम लेंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन मैंने एक चीज बोली थी आपको कि एक दिनांक होगी जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ होगा या स्वीकार किया होगा। तो संविधान सभा ने दोस्तों, आपको यहाँ पता होना चाहिए, 26 नवंबर 1949 को क्या है, भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों लागू का अगर पूछा जाए तो आपको पता है 26 जनवरी, आप आराम से बता सकते हैं 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद कितने हैं वर्तमान समय में और भाग कितने हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं, वो भी दोस्तों आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अब दोस्तों एक शब्द आया था यहाँ पर मेग्ना कार्टा। अब दोस्तों मेग्ना कार्टा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम ले लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर देखा जाए तो 1215 के अंदर 1215 में दोस्तों एक इंग्लैंड में राजा था जिसने ये मेग्ना कार्टा जारी करके सबसे पहले कुछ अधिकार दिए गए थे। अब दोस्तों आपको पता है जिस प्रकार मौलिक अधिकार है उसी प्रकार वहाँ पर व्यापारियों को कुछ इस प्रकार का अधिकार दिया गया था। कब? 1215 में। ये था दोस्तों आपका इंग्लैंड के अंदर, और ये मेग्ना कार्टा शब्द यहीं से फिर प्रचलित हुआ और वर्तमान समय में दोस्तों संविधानों में ये इस प्रकार से इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात दोस्तों, संविधान जो होगा ये लिखित संविधान भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। एक तो दोस्तों लिखित संविधान कठोर हो सकता है, बहुत ज़्यादा कठोर हो सकता है, या फिर दोस्तों कठोर नहीं और ज़्यादा लचीला भी नहीं, मतलब इस प्रकार का भी संविधान हो सकता है। तो भारतीय संविधान को क्या कहते हैं दोस्तों? कठोर और लचीलेपन का मिश्रण। यानी दोस्तों भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों प्रकार का है। कठोर भी है और लचीला भी है क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। और कठोर इसलिए है दोस्तों कि संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, या फिर जो मूल आत्मा है दोस्तों संविधान की, मूल आत्मा, इस आत्मा में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी दोस्तों जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का संविधान होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो संविधान है इसमें जो लिखित संविधान हो या फिर
अलिखित संविधान हो वहाँ पर दोस्तों आपको पता है, एक तो जो लिखित संविधान होता है वो संघात्मक हो सकता है, यानी उसके साथ साथ वो एकात्मक भी हो सकता है, या फिर दोस्तों एकात्मक भी ना हो, संघात्मक भी ना हो और अर्ध संघात्मक भी हो सकता है संविधान। यानी दोस्तों संविधान 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बता दिया है इसका प्रकार। यानी दोस्तों एकात्मक संविधान, और उसके बाद में संघात्मक संविधान हो सकता है, और अर्ध संघात्मक संविधान भी कह सकते हैं। अब दोस्तों ये था संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों शक्तियों का जो विभाजन है, उस विभाजन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य संबंध देख सकते हैं, या फिर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों जो जानकारी आप एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण लगी है वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताई है। बाकी दोस्तों आपको जो PDF दी जाएगी उस PDF में इसके नोट्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आने वाले समय में जब भी पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये कब संभव होगा दोस्तों, जब आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और जो नोट्स बनाएंगे उनका अगर रिवीजन करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।